नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए जो है हमने यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज को जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। पीवाईक्यू सीरीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया गया था आपका सन 2018-19 में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का लिया गया था, उसमें टोटल 23 शिफ्टों के ये अंदर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। इन्हीं 23 शिफ्टों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 5 पार्ट्स जो हैं वो हम करवाए जा चुके हैं। तो अगर आपने उन 5 पार्ट्स को नहीं देखा है तो डेफिनेटली उन 5 पार्ट्स को जो है आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा जो बेनिफिशियल है वो आपको उस वीडियोज़ में मिलने वाला है। आज हम यहाँ पे छठा भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो अगर आपने 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर उन 5 पार्ट्स को देख लीजिएगा। डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो है आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्प मिलने वाली है। सब इंस्पेक्टर के बच्चे तो इस वीडियो सीरीज को कंप्लीटली देखेंगे ही देखेंगे, साथ में जो कांस्टेबल का आने वाला एग्जाम है जनवरी या फरवरी में हो जाएगा आपका, वो बच्चे भी इस वीडियो सीरीज को जरूर देखेंगे। और साथ में अभी जो एग्जाम होने वाले हैं एएलपी का हो गया, जेई का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, ये वाले बच्चे भी जो है इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली जीके जीएस में है जो पर्सन आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। साथ में जो इसकी पीडीएफ है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। फ्री में आपको जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो पीडीएफ आपको मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे कहा गया अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र जो है वो अवस्थित है। तो अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है जो है, तो हिमाद्री, हिमांश, दक्षिणी गंगोत्री या फिर यमुनोत्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी गंगोत्री जो है ये भारतीय शोध केंद्र अंटार्कटिका में था। अब इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ये याद रखिएगा, भारत का जो ये दक्षिण गंगोत्री है ये भारत का सबसे पहला मिशन था। तो भारत का ये जो दक्षिण गंगोत्री था ये सबसे पहला मिशन था। और इसे कब स्थापित किया गया था, तो 1983 में जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 1983 में जो है इसको स्थापित किया गया था। यह बर्फ में डूब गया था और इसको जो है बाद में बंद करना पड़ा था। इसके बाद जो है मैत्री भारत का दूसरा स्थायी केंद्र था। यह भी आप याद रखना, दूसरा स्थायी केंद्र कौन सा था, तो ये था मैत्री। इसको कब स्थापित किया गया था, तो इसको स्थापित किया गया था 1989 में। ठीक है, 1989 में भारत का दूसरा स्थायी केंद्र मैत्री था, जिसको 1989 में स्थापित किया गया था। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत फुटबॉल टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसिकली स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 11 खिलाड़ी जो हैं फुटबॉल टीम में होते हैं। साथ में याद रखना क्रिकेट में भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट में भी जो है वो 11 ही खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वसुंधरा जल विवाद अधिकरण में कौन कौन से राज्य शामिल है। तो किन किन राज्यों के बीच में जो है वसुंधरा जल विवाद है। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, कर्नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच में जो है वो वसुंधरा जल विवाद है। कुछ और महत्वपूर्ण आप लिख लेना। तो कुछ और महत्वपूर्ण जल विवाद हैं, जैसे कि पहले की बात करूं तो कावेरी नदी जल विवाद है। कावेरी नदी जल विवाद जो है ये किस किस राज्यों के बीच में है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद कावेरी नदी के बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा, इसके बाद होगा रावी और व्यास।
रावी और व्यास जल विवाद किसके बीच में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, तो ये हो जाएगा रावी और व्यास। इसके बाद एक और आप याद रखना जिसका नाम है कृष्णा नदी जल विवाद। तो ये जो कृष्णा नदी जल विवाद है ये किस किस के बीच में हो जाएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच। उसके बाद एक और आप याद रखना, सिर्फ ये जो लास्ट है ये और याद रख लेना, जो है महानदी जल विवाद। मैं यहां पे लिख देता हूं महानदी। तो महानदी जल विवाद जो है वो किन किन राज्यों के बीच में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में महानदी जल विवाद हो जाएगा। वसुंधरा जल विवाद तो आपको याद रखना ही रखना है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। साथ में ये कुछ और मैंने 3 से 4 जो है जल विवाद बताए हैं, इनको भी याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी से भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। तो किसने अंडर 20 जो विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था, उषा रानी, दीपा कर्माकर, मिताली राज या फिर हिमा दास। तो दौड़ से संबंधित है तो मिताली राज तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, एक ऑप्शन तो ऐसे कट गया, तो एलिमिनेशन मेथड भी आपको आना चाहिए, ऑप्शन से भी आप जो है राइट ऑप्शन निकाल सकते हैं कि मिताली राज तो ऐसे ही कट गया, अब 3 ऑप्शन बच गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा हिमा दास। तो हिमा दास ने जो है अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में जो है ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। और हिमा दास जो है किस राज्य से हैं, तो ये असम राज्य से हैं, असम राज्य से हैं। और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जो है, एक्सप्रेस कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेस, तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है हिमा दास को। और हिमा दास असम राज्य से बिलोंग करती हैं और इनको असम राज्य का जो है डीएसपी भी बनाया गया है। ठीक है, आप ये याद रखना, डीएसपी भी बनाया गया है असम राज्य का। उसके बाद हम बात करें आगे की, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हिमा दास है इनके बारे में इतना आपको जो है पता होना चाहिए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 49, 50, 46 या फिर 45। क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 1946 में जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक आपको याद रखनी है 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी, ये दिल्ली के अंदर हुई। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया, तो ये भी याद रखना, भारत के संविधान को अपनाया और लागू किया, दोनों अलग डेट हैं, अपनाया, लागू किया, ये दोनों डेट्स आपको याद रखना है, लागू किया। तो जो भारत के संविधान को अपनाया था, ये तो अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया था, तो ये लागू किया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत संविधान लागू कर दिया गया था। इतनी जानकारी जो है आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगूर आएगा यहाँ पे, रेगूर मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है। ऑफ कोर्स काली मिट्टी होती है, कहाँ है, ये रहा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो काली मिट्टी है उसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जो है बोला जाता है। भारत में काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश और गुजरात। इन राज्यों में जो है काली मिट्टी, भारत के इन राज्यों में जो है वो पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया और ह्यूमस हो गया। पोटास और ह्यूमस, इनकी तो कमी होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा होती है। लोहा, चूना, एल्यूमिना की अधिकता, तो ये मैंने बता दिया है किसकी कमी होती है और किसकी जो मात्रा है वो अधिक होती है। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? तो दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के फूटने से हुई है। दक्कन ट्रैप के लावा चट्टान, यहां पे लिख देता हूं, दक्कन ट्रैप की लावा चट्टानों के फूटने से काली मिट्टी निर्माण हुआ है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको काली मिट्टी के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में जो है पूछा गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है, विश्व व्यापार संगठन जारी करता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जो है वो जारी करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को तैयार करता है या फिर जारी करता है। और इसके बारे में आपको इतनी याद रखनी है, पहली रिपोर्ट जो थी, विश्व खुशहाली रिपोर्ट पहली थी, वो कब प्रकाशित की गई थी? 2012 में। ठीक है, पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो 2012 में जारी की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का जो है अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान, टिश्यूलॉजी, शरीर संरचना विज्ञान या फिर विकृति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊतक विज्ञान बोला जाता है। ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरेथेन को मुक्त मौलिक किया या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है? तो क्या होता है? पॉलिएस्टर, नायलॉन 66, टेफ्लॉन या फिर नॉयलॉन 6। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो टेफ्लॉन है गर्म करने पर टेफ्लॉन निर्मित हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हॉकी से रिलेटेड है। मैंने बता ही दिया, सुल्तान अजलान शाह कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुल्तान अजलान शाह जो कप है ये फील्ड हॉकी से रिलेटेड है। इसके बारे में आपको इतनी याद रखनी है, सुल्तान अजलान शाह जो कप है ये मलेशिया में आयोजित होने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। तो ये मलेशिया में होता है, ये आप याद रखना, मलेशिया में जो है आयोजित किया जाता है। मलेशिया में आयोजित किया जाता है सुल्तान अजलान शाह कप। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? सुल्तान अजलान शाह की जो शुरुआत थी वो किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1983 के अंदर। ठीक है, 1983 में सुल्तान अजलान शाह की जो है ये शुरुआत हुई थी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हरिहर बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? काफ़ी रिपीटेड सवाल है। ऑब्वियसली विजयनगर की स्थापना की थी 1336 में जो है इन्होंने स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने जो है इनकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है? ये भी आप याद रखना।
तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे में स्थित है। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य था ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा था। इसके अंदर 4 राजवंश थे। कौन कौन से थे? 4 राजवंश थे। तो 4 राजवंश आप याद रखना। पहला हो जाएगा संगम राजवंश, आप खुद ऐड कर लेना, मेरे तो टाइम लगेगा। संगम के बाद दूसरा हो जाएगा सुलू, तीसरा हो जाएगा तुलु, और फोर्थ हो जाएगा अराविडू। इनका आप चाहे तो वो भी याद रख सकते हैं जो कार्यकाल है। संगम राजवंश था 1336 से, चलिए ये रहने दिए, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और थोड़ा सा ये और याद रख लीजिएगा, इसका जो मेन शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का नाम जो है वो अक्सर आप सुनते होंगे। इनका संबंध किस राज्य से था? तुलु राजवंश से। तुलु राजवंश से जो है इनका संबंध था, और जो है इनका शासन कब से कब तक रहा? 1509 से 1529 तक जो है इन्होंने शासन किया था। तो ये 1509 से 1529 तक जो है इन्होंने शासन किया था। जन्म इनका फरवरी 1471 में हुआ था, चाहे तो याद रख सकते हैं 1471 में जो है कृष्णदेव राय का जन्म हुआ था। ठीक है, इतनी जानकारी आपको कृष्णदेव राय के बारे में होनी चाहिए। उपाधि की बात करें तो इन्हें आंध्र भोज और आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र पितामह और आंध्र भोज, यहाँ पे लिख देता हूं, आंध्र भोज और आंध्र पितामह। ठीक है, इनकी उपाधि थी और ये इन नामों से भी जाने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है पूछा गया है, कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी दर को बदल देता है और अभिक्रिया के दौरान ही रासायनिक रूप में अलग रहता है? तो क्या होता है? अभिकारक, विलायक, उत्प्रेरक या फिर अवक्षेप। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये होता है उत्प्रेरक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो गोपाल था, है गोपाल, ये रहा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो पाल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो गोपाल था, और गोपाल ने जो है 750 ईस्वी में, यहाँ पे लिख देता हूँ, 750 ईस्वी में पाल राज्य की स्थापना की थी। पाल साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, 14 में कहा गया है, प्रसिद्ध शासकों में कौन तुलु राजवंश से संबंधित है? तो ऊपर अभी देख के आए हैं कृष्णदेव राय का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय के बारे में हम जान चुके हैं, तुलु राजवंश से संबंधित रखते हैं। 1500 माफ़ कीजिएगा, इनका जो जन्म था वो 1471 में जो है इनका जन्म हुआ था, और आंध्र भोज, आंध्र पितामह इनको कहा जाता है। 1509 से 1529 तक जो है इनका शासन रहा था। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में कहा गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? यानी कि बर्ड फुट को हिंदी में क्या कहेंगे? पक्षी के आकार का डेल्टा, पक्षी के पंजों के आकार, तो इनको बर्ड फुट डेल्टा बोलते हैं, आकार का डेल्टा। ठीक है, तो ये कौन सी बनाती है? नील, अमेजोन, गंगा या फिर मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो मिसिसिपी नदी है ये बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, और ये कहां पर है? अमेरिका के अंदर जो है ये नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाता है
तो इसे क्या कहा जाता है? तो यदि राष्ट्रपति के पास देखिए विधेयक आते हैं, विधेयक वो लौटा भी सकते हैं या फिर उस पर जो है अपने साइन करके विधेयक को कानून भी बना सकते हैं, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होता है। सबसे पहले जो विधेयक होता है वो राज्यसभा और लोकसभा जो दो सदन हैं उनके अंदर आता है। जो साधारण विधेयक होता है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, बट जो वित्तीय विधेयक होता है उसको केवल लोकसभा के अंदर ही लाया जा सकता है। और उसके बाद हम बात करें इसके ऑप्शन की, तो क्या कहा जाता है? यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाता है तो इसे कहा जाता है निलंबन निषेधाधिकार जो है वो बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं इतना बता चुका हूं, वित्त विधेयक जो है ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये याद रखना आप, जो राज्यसभा है ये अनुच्छेद 80 में है और जो ये अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। ठीक है, साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, बट जो वित्त विधेयक है वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? एशिया से अलग करती है। ये रहा एशिया, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। तो यूराल पर्वत और यूराल नदी जो है ये एशिया को जो है यूरोप से अलग करती है। इन नदियों के बारे में आप थोड़ा सा जो है वो जान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, यूराल पर्वत पश्चिमी रूस में स्थित है। तो ये जो यूराल पर्वत है कहाँ पर है? पश्चिमी रूस में स्थित है। तो ये पश्चिमी रूस में जो है वो अवस्थित है और यह एक पर्वत श्रृंखला है। मतलब यूराल पर्वत एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है। यूराल पर्वत की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। ठीक है, 2500 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। और बात करें इसकी और क्या जान सकते हैं, 25 किलोमीटर। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी 1895, मान के चलते हैं 1900 जो है इसकी मीटर जो है वो ऊंचाई हो जाएगी। तो इतनी हो गई, इनके बारे में आपको याद रखनी है। उसके बाद जो है यूराल नदी की बात करें तो यह रूस और कजाकिस्तान में बहती है। यूराल नदी की बात करूं तो रूस और कजाकिस्तान। रूस और कजाकिस्तान में ये जो नदी है जो यूराल नदी है वो बहती है और यह यूराल पहाड़ों के दक्षिणी भाग में उत्पन्न होती है और कैस्पियन सागर में मिल जाती है। यूरोप की यह तीसरी सबसे लंबी जो है नदी है। इतनी जानकारी आपको इनके बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? डेट्राटाइस खाद्य श्रृंखला, प्रोड्यूसर खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला या फिर डीकम्पोजर खाद्य श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला उसको बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो डैश को प्रभावित करते हैं। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है यह उन नियमों का निर्धारण नहीं करती है जो किसको प्रभावित करती हैं? बिजली प्राप्त करना, पर्वतनीय ठेके, कर अदायगी या फिर व्यापार की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो व्यापार की समाप्ति है इनका जो है ये निर्धारण नहीं करती है। कौन नहीं करती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको इसके बारे में ये याद रखना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जो है प्रकाशित करती है। तो इसको प्रकाशित कौन करता है? प्रकाशित करता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको प्रकाशित करता है। और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी?
1944 में। 1944 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये भी याद रखना। वर्ल्ड बैंक का ये जो मुख्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो जो व्यापार होता है, कई बार हम बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं अपने माल को, और कुछ ऐसा माल होता है जो भारत के अंदर ही आवागमन होता है। व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर जो गमनागमन होता है व्यापार का, वह संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग ये देख लेना, भाग इनके अंतर्गत आता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाग 13 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 300 किसके अंदर? अनुच्छेद भी आप याद रखना, अनुच्छेद आता है 301 के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया डैश की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो लागू किया गया। तो किसकी सिफारिश पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो लागू किया गया था? कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर, नीति आयोग की सिफारिश पर, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति की सिफारिश पर, या फिर कृषि मंत्रालय की सिफारिश पर? क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है वो लागू किया गया था। इसके बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखनी है, कृषि लागत एवं जो मूल्य आयोग है ये भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। तो ये कृषि कल्याण और जो मंत्रालय है भारत का, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, इसी का एक कार्यालय है, और यह 1 जनवरी 1965 में जो है अस्तित्व में आया था। ये आपको जो है याद रखना है। आई होप लिखने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवाल की जो है शुरुआत की थी? तो किसने जो है गोवा कार्निवाल की शुरुआत की थी? डच ने, ब्रिटिश ने, पुर्तगाली ने, या फिर फ्रेंच ने? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो पुर्तगाली थे, इन्हीं के द्वारा जो है गोवा कार्निवाल की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले भी पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में भी जो है पुर्तगाली गए थे। 1498 में जो है ये भारत आ गए थे। जो वास्को डी गामा था ये 1498 में भारत में आया था, और व्यापार करने के उद्देश्य से ये भारत में आया था। बट ये स्थाई बस गए थे उसके बाद पुर्तगाली, क्योंकि जो है जो वास्को डी गामा आया था उस समय गोवा का जो राजा था वो जमोरिन होता था, और जमोरिन ने जो है भव्य स्वागत किया था इसका वास्को डी गामा, क्योंकि जो वो कहते हैं ना कि मेहमान का स्वागत करना हमारी जो है परंपरा रही है। तो उस टाइम भी जो है मेहमान का हमने बड़ी जोर से जो है स्वागत किया था। लेकिन उसके बाद जो है ये स्थायी रूप से बस गए थे, और भारतीयों का जो है इन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया था। जो ये यहाँ से मिर्च लेके गए थे, जो वास्को डी गामा थे, यहाँ से वास्को डी गामा 2 बार आए थे भारत के अंदर, और जो दूसरी बार ये मिर्च लेके गए थे उसके बाद जो है मिर्च से इन्होंने 60 गुना मुनाफा कमाया था। 60 गुना मुनाफा। आप सोच सकते हैं यहाँ की मिर्च और जो मसाले थे उनका यूरोप के अंदर कितना बड़ा जो है कितनी बड़ी मांग थी। इसी को देखते हुए फिर वहाँ के जो व्यापारी थे वो भारत की तरफ आकर्षित हुए और भारत की तरफ आने लगे। तो इतनी जानकारी आपको इनके बारे में होनी चाहिए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को किस संविधान से लिया गया है? तो ये किस संविधान से लिया गया है? जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श हैं, ये किस संविधान से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये फ्रेंच के संविधान से जो है लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है पेंटाथलान खेल में कितनी स्पर्धाएं होती है? तो पेंटाथलान खेल में जो है कितनी स्पर्धाएं होती है? तो ये होती हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 स्पर्धाएं इस खेल के अंदर होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है
पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल बनाने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? तो पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल बनाने की जो बहुलीकरण प्रक्रिया है इसको कौन प्रदर्शित करता है? तो इसको प्रदर्शित करता है ट्रांसलेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देख लेते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, राइट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया होगा, बता ही दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो अवस्थित हो जाएगी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो लंबाई है लगभग 3700 किलोमीटर है, ये आप याद रखना। लंबाई कितनी है? लगभग है ये 3700 किलोमीटर। सर्वोच्च शिखर इसका कौन सा है? यही भी आप याद रखना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो सर्वोच्च शिखर है, तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो हो जाएगा कोशी, क्या है ये नाम भी पता नहीं कैसे कैसे इनके, कोशी यस जको, कोशियस जको। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 2228 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इतने मीटर ये ऊंचा है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? जो आवेशित कण होते हैं उनको आयनों को, आवेशित कण या फिर आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? जनरेटर, ऑक्सीलेटर, रिजोनेटर या फिर साइक्लोट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये साइक्लोट्रॉन जो है मशीन का यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी जो है वो घोषित किया था? तो इल्तुतमिश ने जो है किसे उत्तराधिकार अपना घोषित किया था? बलबन, रजिया, मुअज्जम खान या फिर नसरुद्दीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा रजिया। रजिया जो कि इनकी बेटी थी उसी को इन्होंने जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और क्योंकि इनके जो बेटे थे इल्तुतमिश के वो अयोग्य थे, सभी के सभी जो बेटे थे वो अयोग्य थे, इसीलिए इन्होंने जो है अपनी बेटी को जो है रजिया सुल्तान को जो है राज्य दिया था। और ये पहली लेडी थी जो दिल्ली सल्तनत में राज करने वाली लेडी थी, ये पहली लेडी थी रजिया। इस वजह से भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। रजिया सुल्तान का जो है जन्म आप याद रखना कब हुआ था? तो 1205 में इनका जन्म हुआ था। रजिया सुल्तान का जो है जन्म 1205 के अंदर हुआ था और उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था, ये भी आप याद रखना, यूपी के बदायूं में। यूपी के बदायूं में जो है इनका जन्म हुआ था और निधन कब हुआ था? अक्टूबर 1240 में। मृत्यु कहाँ हुई थी? 1240 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कैथल में। कैथल कहाँ पर पड़ता है भाई? कैथल पड़ता है हरियाणा के अंदर और यहीं पे इनका मकबरा है। कोई पूछे कि क्या नाम है इनका, रजिया सुल्तान का मकबरा, वैसे एक दिल्ली में भी है। कैथल में, ठीक है। और इनकी शासनावधि की बात करें तो 1236 से 40 तक 4 साल जो है इन्होंने शासन किया था। इतनी जानकारी जो है आपको इनके बारे में होनी चाहिए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में कहा गया भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो कौन ऐसी संस्था है जो भारत में सर्वोच्च स्थान पर है कानून बनाने के लिए? प्रधानमंत्री है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है या फिर भारत का निर्वाचन आयोग है? तो ये संसद जो है भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान है। वैसे कानून कब बनता है? कोई भी एक जो विधेयक होता है पहले विधेयक के रूप में जो भारत के सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों के अंदर पेश किया जा सकता है। मैं ऊपर बता भी चुका हूँ, साधारण विधेयक होगा तो उसको जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, बट जो वित्तीय विधेयक होता है उसको केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा और लोकसभा को जो है दोनों को बुलाने की अनुमति राष्ट्रपति की होती है। इनकी जो अध्यक्षता है वो भी राष्ट्रपति करता है। और जो कानून जो जब ये विधेयक पास हो जाता है दोनों सदनों से, उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जो है इस पे हस्ताक्षर भी कर सकता है या फिर इसको पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। अगर वो जो है विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो फिर वो कानून बन जाता है जो कि सभी पर लागू होता है, भारतीय जनता पर लागू हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्षेत्रीय परिषद के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, या फिर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं ये क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे, और 31 में कहा गया है संस्कृत में अप शब्द का अर्थ होता है। तो संस्कृत में अप शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? तो ये होता है जल। तो जल जो है संस्कृत में अप है शब्द का जो है अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो मानसून से पहले यू नो वेरी वेल जो है अप्रैल में जो है मानसून आ जाता है भारत में। इससे पहले जो प्री मानसून होता है उसको केरल और कर्नाटक में क्या कहा जाता है? लू वर्षा, मैंगो वर्षा, चिनूक वर्षा या फिर काल बैसाखी वर्षा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैंगो वर्षा कहा जाता है केरल और कर्नाटक के तट पर ये प्री मानसून आता है, और ये जो आमों के लिए होता है काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इससे जो है आम पकने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और सितंबर के बाद जो है ये मानसून है वो लौटना फिर से शुरू कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है, 33 में कहा गया है निम्नलिखित से भारत की पहले बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? अनारकली, आलम आरा, माया बाजार या फिर नूरजहां। तो भारत की पहले बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो ये थी आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कब आई थी? 1931 में आई थी ये फिल्म, ये भी आप याद रखना। 1931 में जो है इस फिल्म को रिलीज किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो भारत की आध्यात्मिक राजधानी किसे कहा जाता है? पुरी, आगरा, वाराणसी, जम्मू। ऑब्वियसली वाराणसी को जो है भारत की आध्यात्मिक राजधानी जो है वो बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी को बोला जाता है। भारत का जो पूर्वी द्वार है, भारत का जो उत्तर पूर्वी द्वार है वो किसको बोला जाता है? वो गुवाहाटी को बोला जाता है। भारत की राजधानी वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी दिल्ली। और क्या याद रख सकते हैं? भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी मुंबई। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं, आपको ये सारे याद रखने हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इनको याद रखना। दिल्ली और निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जो है जाना जाता है? बाजार नियंत्रण के साथ साथ है, मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे क्या है इसका राइट ऑप्शन। बाजार नियंत्रण तो इन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले, ये ऐसे भी सुल्तान थे जिन्होंने घोड़े दागने की जो है प्रथा स्टार्ट की थी। सबसे पहले ये दिल्ली सल्तनत के ऐसे पहले जो है सुल्तान थे जिन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी, घोड़ों के दागने की प्रथा शुरू की थी, हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी, नगद वेतन देने की जो है प्रथा शुरू की थी। ये सारी प्रथाएं किसने शुरू की थी? ऑब्वियसली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। चलिए ढूंढते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये आ गया अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन नंबर 36 में बिजली के फेस सिग्नल अथवा आवर्ती को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए डैश विद्युत स्थैतिक डिवाइस का जो है उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ट्रांजिस्टर या फिर रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाएगा ट्रांसफार्मर जो है इसका यूज किया जाता है। 37 में कहें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है। उसके बाद कुछ और अनुच्छेद आप याद रखना। जो समानता का अधिकार है, मैं लिख देता हूं, 6 अधिकार हैं वर्तमान में, मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं। समानता का अधिकार के बाद आप लिखिएगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद आप लिखिएगा शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध के बाद आप लिखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता।
धार्मिक स्वतंत्रता के बाद आप लिखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक और लास्ट में लिखेंगे संवैधानिक उपचारों का। यहां पे लिख देता हूं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये संवैधानिक उपचार तो ये हो जाएगा 32 के अंदर, ठीक है। उसके बाद समानता का अधिकार हो जाएगा 14 से 18, ठीक है, 14 से 18 हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 19-20। उसके बाद आप लिखेंगे अनुच्छेद 19-20। उसके बाद आप लिखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप लिखेंगे 25 से 28। उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार लिखेंगे 29 से 30। तो ठीक है, ये अधिकार आप यहां पे लिख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 25 के अंतर्गत ये किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे क्या कहते हैं। एक ग्रह या क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु, एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य के सबसे अधिक दूर होता है उसको क्या कहा जाता है। भू समीपक, सूर्य समीपक, प्रकाष्ठा या फिर नक्षत्र। क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र जो है इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है पहले एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष जो है आयोजित किए गए थे। तो पहले एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो है ये कब आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी 1980 में जो है आयोजित की गई थी। और पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये भारत में ही आयोजित की गई थी और भारत चैंपियन बना था और बांग्लादेश उपविजेता बना था। चैंपियन कौन बना था। ये आयोजित कहाँ गई थी भाई, ये देख लेना। मुझे इसका ये थोड़ा सा नहीं पता कि आयोजित कहाँ गई थी, मैंने भारत बोल दिया था तो भारत नहीं आएगा। शायद हो सकता है भारत में आयोजित की गई हो पहली एशियाई कबड्डी, फिर भी आप फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ आयोजित की गई थी। तो चैंपियन भारत बना था और उपविजेता बांग्लादेश बना था। वैसे तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप है या चीन में देख लेना, भारत बांग्लादेश इन्हीं में से हो सकता है, फिर भी एक बार आप फाइंड आउट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारतीय योजना के जो पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव है उसका देने का जो श्रेय है वो दिया जाता है एम विश्वेश्वरैया। ये एक इंजीनियर थे पेशे से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इनकी पुस्तक का नाम याद रख लेना, पुस्तक पूछ सकता है। पुस्तक का नाम क्या था, द प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक थी। और ऑफ इंडिया, इंडिया, इन्हीं के अंदर जो है इन्होंने क्या दिया था, नियोजन की आवश्यकता का जो है प्रस्ताव दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है। तो किस नदी पर जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या स्थापित की गई है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और बराक। क्वेश्चन नंबर 42 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के बारे में 4 लाइनें इंपॉर्टेंट है वो सुन लेना
लिखने में टाइम लगेगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के चेमयांगडुंग ग्लेशियर से होता है और यह ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास दक्षिण पश्चिम तिब्बत में स्थित है। तिब्बत से होकर बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये नदी प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में ही इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये बांग्लादेश में भी जाती है जहां पर इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया 2022 शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले ये याद रखना 1924 में हुई थी। शीतकालीन खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1924 के अंदर इसकी जो है शुरुआत हुई थी। अब बात कर लेते हैं इसके राइट ऑप्शन की। मेजबानी किस शहर को चुना गया? तो 2022 की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया था? 2022 जा चुका है। गोल्ड कोस्ट, बीजिंग, सीडिंग या फिर केप टाउन। क्वेश्चन नंबर 43 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बीजिंग को जो है ये चुना गया था। शीतकाल ओलंपिक 1924 में शुरुआत हुई थी। अब आप याद रखना 2026 में ये गेम होंगे शीतकाल ओलंपिक, और शीतकाल जो ओलंपिक है 2026 के, ये कहाँ पर आयोजित करवाए जाएंगे? तो ये इसकी जो अध्यक्षता है ये इटली करेगा, यानी कि इटली इन गेमों को स्पॉन्सर करेगा और ये 25वां गेम होगा शीतकालीन। ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? पूर्वगामी नदी कौन सी हो जाएगी? सिंधु, दामोदर, कृष्णा या फिर लूनी? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु जो नदी है वो पूर्वगामी नदी है, पूर्व की तरफ जो है ये जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? डायोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर विद्युत विभव? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 46 में पूछा गया है, डीपीएसपी पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? ऑब्वियसली आयरिश यानी कि ऑस्ट्रेलिया, माफ कीजिएगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। 36 से 51 के अंतर्गत जो है ये आते हैं। 51 के अंदर क्या आता है? तो 51 के अंदर हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं, और मौलिक कर्तव्य स्टार्टिंग में कितने थे जब ये मौलिक कर्तव्य आए थे? तो ये मौलिक कर्तव्य स्टार्टिंग में 10 थे, बट फिर इनमें एक और जोड़ दिया गया था, तो टोटल अब मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है गोलाकार दर्पण या लेंस की केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर अक्ष, ध्रुव दूरी, गोलाकार धुरी या फिर मुख्य धुरी? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मुख्य धुरी इसको बोला जाता है। भाई ये साइंस के क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। साइंस का आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना, बाकी जीके जीएस तो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों याद रख लेना भाई, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों लड़ाई लड़ी कहाँ गई थी? करनाल में लड़ी गई थी। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में है। पहली लड़ाई, दूसरी की लड़ाई की बात हो रही है ना, ठीक है, दूसरी लड़ाई की बात हो रही है। दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ी गई थी। तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1215 में लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1192 में, और पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1191 में। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? आप सभी को पता होगा। तराइन की जो लड़ाई है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद को उसके बीच में लड़ी गई थी।